हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की, जिसको हम एसीई इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है इसको ये इनहिबिट कर देती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले नाम देखिए, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल और रेमिप्रिल। ठीक है, तो ये चारों हैं। और इसमें से हम देखेंगे तो देखिए जितनी भी एसी इनहिबिटर्स होती हैं ना, सभी जो होती हैं ये प्रो ड्रग होती हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट कौन सी, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, तो ये प्रो ड्रग नहीं होती हैं। इसके अलावा जितनी भी एसी इनहिबिटर्स होती हैं सब प्रो ड्रग होती हैं। ये चीज़ हम यहाँ बता दिए। और उसके बाद ये काम कैसे करती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको देखने से पहले एक बार हम यहाँ पे देख लें। तो हम रास के बारे में हमको मालूम है, बस हम रास पे हल्का सा डिस्कस करेंगे। तो रास में क्या होता है कि यहाँ से देखिए रेनिन सिक्रेट होता है। ठीक है, और रेनिन यहाँ जाके एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है 1 में, और ये 1 जो है ये एंजियोटेंसिनोजन 1 ये कन्वर्ट होता है 2 में। और यहाँ पे जो इंजाइम वर्क करता है यही होता है हमारा एसीई। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो यही 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। और फिर जब ये 2 बन जाता है तो इसका रोल देखिए क्या होता है कि ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 पे वर्क करता है और वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है। जब वैसो कंस्ट्रक्शन कराएगा तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक काम ये हुआ। और दूसरा काम इसका क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्ट इफरेंट आर्ट्रियोल। तो देखिए ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल। तो जब इफरेंट आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ना ये एंजियोटेंसिन 2, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होगा ना ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये हम एंजियोटेंसिन की बात किए। तो जब बीपी कम होता है ना, बीपी जब कम होगा उस कंडीशन में इसको हम देते हैं। इसकी वजह से बीपी देखिए इंक्रीज हो जाता है और हमारा जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया। और उसके अलावा फिर ये एसीई का एक काम और होता है कि ये ब्रेडिकाइनिन जो होता है, तो ब्रेडिकाइनिन का ये ब्रेक डाउन करता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्रेडिकाइनिन का ब्रेक डाउन करता है। और ये ब्रेडिकाइनिन हमको मालूम है कि पोटेंट वैसो डायलेटर है। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। और हम जब ये ड्रग्स देंगे तो ये ड्रग्स क्या करेंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। और जब इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी तो ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोसेस रुक जाएगी। और एक चीज़ और हम यहाँ पे बताएं कि एंजियोटेंसिन 2 जो है ना ये निगेटिव फीडबैक देता है और यहाँ से रेनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, 2, लेकिन जब 2 नहीं बनेगा तो निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ ओवरऑल बता दी। अब यहाँ पे देखिए यही बताया गया कि इनहिबिट एसीई, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको देखिए इसको इनहिबिट कर देंगे इसको, और जिसकी वजह से डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, तो देखिए एंजियोटेंसिन 2 ये कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज जीएफआर बाय प्रिवेंटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट हो रही थी अब ये कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जीएफआर था ना ये कम हो जाएगा। तो ये जीएफआर कम हो गया। और उसके अलावा क्या बताएगा कि इंक्रीज रेनिन ड्यू टू लॉस ऑफ निगेटिव फीडबैक। तो ये निगेटिव फीडबैक यहाँ दे रहा था जिसकी वजह से रेनिन का सिक्रेशन कम हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये जब नहीं बन रहा है तो निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, इस वजह से इंक्रीज रेनिन। तो ये जो रेनिन का प्रोडक्शन है ना जेजी सेल से, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से, ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ से निगेटिव फीडबैक नहीं आ रहा। जब ये बन नहीं रहा तो निगेटिव फीडबैक देगा नहीं। तो ये हो गया। और उसके अलावा फिर देखिए क्या बताया कि इनहिबिशन ऑफ एसीई आल्सो प्रिवेंट इनएक्टिवेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। तो देखिए एसीई जो था ये ब्रेडिकाइनिन को भी इनएक्टिवेट कर रहा था, इसको भी ब्रेक डाउन कर रहा था, लेकिन जब ये खुद इनहिबिट हो जाएगा तो ब्रेडिकाइनिन का ब्रेक डाउन भी रुक जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया कि इनहिबिशन ऑफ एसीई आल्सो प्रिवेंट इनएक्टिवेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। और फिर ब्रेडिकाइनिन का बताया गया कि ए पोटेंट वैसोडाइलेटर। तो ये जो ब्रेडिकाइनिन है ना ये पोटेंट वैसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करता है। अब जब हम ये देंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम तो ये वेसल्स को डायलेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा होगा और ज़्यादा होने की वजह से वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट होंगी। ठीक है, तो इस वजह से इसका यूज़ हम देखें हाइपरटेंशन में करते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में जब यूज़ करेंगे तो देखिए ये एक तो पहली बात जीएफआर को कम कर देगा, वेसल्स को डायलेट कर देगा, और ब्रेडिकाइनिन भी वेसल्स को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन में हमको रिलीफ मिल जाएगा। और हार्ट फेलियर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये डिक्रीज मोर्टेलिटी को ये डिक्रीज कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है ना हार्ट की, तो यहाँ पे देखिए एन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। एन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी, यानी कम ऑक्सीजन की सप्लाई पे भी हार्ट हमारा अच्छे से वर्क कर लेगा। तो इस वजह से ये हार्ट फेलियर में भी काम करती है। और प्रोटीन्यूरिया में भी ये वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रेशर कम होगा, तो इसकी वजह से प्रोटीन्यूरिया हमको कम देखने को मिलेगा। यही चीज़ है, इसी वजह से प्रोटीन्यूरिया में भी हेल्प करेगी। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी ये हेल्पफुल होती है। और फिर बताया गया कि प्रिवेंट अनफेवरेबल हार्ट रिमॉडलिंग एज ए रिजल्ट ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो जब क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है ना तो हार्ट का जो है ये रिमॉडलिंग होती है। ठीक है, रिमॉडलिंग हो जाती है धीरे धीरे। तो ये
एसीई इनहिबिटर्स जो होती हैं ये अनफेवरेबल हार्ट रिमॉडलिंग को ये प्रिवेंट करती हैं, जो कि क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से होती हैं। तो ये चीज़ बताई गई इसके क्लिनिकल यूज़ में। और इन क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है, देखिए क्रोनिक किडनी डिजीज में जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज होती है। और इसमें क्या होता है कि डिक्रीज इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर, तो ये ग्लोमेरुलर के बीच का जो प्रेशर है ना, इसको ये एसीई इनहिबिटर्स कम कर देती है। तो जब कम कर देगी तो उसकी वजह से स्लोइंग जीबीएम थिकनिंग, तो ये जीबीएम जो है ना, ग्लोमेरुलर बेसिल मेम्ब्रेन, इसकी थिकनिंग कम हो जाएगी। देखिए हम बताएं यहाँ पे क्या होता है कि जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो धीरे धीरे ये जीबीएम थिक होने लगती है। और जब ये जीबीएम थिक होगी तो हमारे ग्लोमेरुलर बेसिल मेम्ब्रेन डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम एसीई इनहिबिटर्स देंगे तो ये जो है यहाँ से इसको डायलेट कर देगी। इसको डायलेट करने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जीबीएम की जो थिकनिंग हो रही थी ये स्लो हो जाती है। यहाँ बताया गया कि इन क्रोनिक किडनी डिजीज जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिक्रीज इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर, तो ये इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जीबीएम की थिकनिंग जो होगी ये स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये यूज़ बताया गया। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखिए एडवर्स इफेक्ट में ये कफ और एंजियोएडिमा दोनों देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा? बोथ ड्यू टू इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन, तो ब्रेडिकाइनिन के इंक्रीज की वजह से हमको कफ और एंजियोएडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। और देखिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर डिफिशियंसी, तो देखिए C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर डिफिशियंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एसीई इनहिबिटर्स। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि ये जो C1 एस्ट्रेज है ना, ये ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन को ये ब्रेक डाउन करेगी। और जब C1 एस्ट्रेज की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये ब्रेडिकाइनिन नॉर्मली ब्रेक डाउन नहीं होता है। और जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इसकी वजह से एंजियोएडिमा हमको देखने को मिलता है, ठीक है, वेसल्स डायलेट होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजियोएडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एसीई जो होता है वो ये रोल प्ले करता है कि कुछ ब्रेडिकाइनिन को ये ब्रेक डाउन कर देता है एसीई। इस वजह से एसीई यहाँ पे कामगार होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लेकिन अब देखिए यहाँ पे C1 एस्ट्रेज तो पहले से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एंजियोएडिमा हो रहा है, लेकिन एसीई कुछ मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम एसीई इनहिबिटर्स दे दें तो ये जो एसीई वर्क कर रहा था ना, ये भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा एंजियोएडिमा हमको देखने को मिलेगा। इसी वजह से C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर डिफिशियंसी की कंडीशन में हमको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कंट्राइंडिकेटेड बताया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ बता दी है। और उसके अलावा देखिए बताया गया कि ये टेरेटोजन होती है। तो टेरेटोजन में क्या कि फीटल रीनल मालफॉर्मेशन कॉज करती है। तो एसी इनहिबिटर्स ये टेरेटोजन भी हो गई। और इंक्रीज केरेटिनिन, तो केरेटिनिन को ये इंक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि ये जीएफआर को कम कर देती है, जिसकी वजह से केरेटिनिन हाई हो जाता है। और हाइपरकेलेमिया और हाइपोटेंशन कॉज करती है। तो हाइपरकेलेमिया क्यों कॉज करेगी? हमको मालूम है कि जब ये एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 के ना बनने की वजह से एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बन पाएगा। और जब एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा तो पोटेशियम लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। और हाइपोटेंशन देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, तो हमको हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो ये देखिए इसको हम कैच से याद रखेंगे, ठीक है। तो कैच से हम याद रखेंगे कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं। तो देखिए कफ, एंजियोएडिमा, टेरेटोजन, तो ये 3 हो गए। और सी से हमारा हो गया इंक्रीज कैरेटिनिन, एच से हाइपरकेलेमिया और एच से हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि यूज्ड विद कॉशन इन बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में इसको बहुत ही एहतियात से, बहुत ही संभल के इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एसी इनहिबिटर्स विद फर्दर डिक्रीज जीएफआर, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स जो होंगे ये जीएफआर को और ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म बताया जा रहा है कि जैसे बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, ठीक है। तो ये देखिए मान लो ये है, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, देखिए ये एक किडनी इधर की, एक किडनी इधर की, ठीक है। देखिए ये अब यहाँ पे जब स्टेनोसिस पहले से है तो स्टेनोसिस की वजह से वैसे भी जीएफआर कम रहेगा, ठीक है, जीएफआर यहाँ कम रहेगा और यहाँ भी जीएफआर कम। अब जब हम एसी इनहिबिटर्स देंगे तो जीएफआर और ज़्यादा कम हो जाएगा। जब जीएफआर और ज़्यादा कम हो जाएगा तो इसकी वजह से हमको रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि यूज्ड विद काशन इन बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अगर बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो इसमें हमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स यहाँ जीएफआर जो पहले से कम था उसको और कम कर देंगे, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे बताया गया कि कैप्टोप्रिल्स, तो यानी यही जो एसी इनहिबिटर्स हैं ये कैच यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनका है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हम बता दिए कि कफ, एंजियोएडिमा, टेरेटोजन,
इंक्रीज क्रेटिनिन, हाइपरकैलेमिया और हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। तो आज हमने बात किया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की, इसके मैकेनिज्म की हमने बात की यहाँ पे। और ये ब्रेडिकाइनिन को भी इंक्रीज कर देता है, यानी ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन को रोक देता है, जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ जाता है तो ये कफ और एंजियोडिमा कॉज करता है। और जहाँ पे C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर्स की डिफिशियंसी होती है वहाँ पे एंजियोडिमा होता है, और उस एंजियोडिमा को कुछ हद तक ये हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये मेंटेन करता है और ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको दे देंगे तो ये भी इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा एंजियोडिमा देखने को मिलेगा। इसी वजह से इस कंडीशन में ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बता दिए हैं, यहाँ बताया गया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर डिफिशियंसी, और ये टेराटोजन होता है। ये सारी चीज़ें इसकी ये हैं। और क्लिनिकल यूज़ की हम बात किए थे, तो यहाँ पे हम बताए थे कि हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर और प्रोटीनूरिया ये सारे इसके क्लिनिकल यूज़ हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम बताए थे कि जितने भी ACE इनहिबिटर्स हैं ये सारे प्रोड्रग हैं एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ठीक है। तो ये दोनों प्रोड्रग नहीं है और बाकी सब प्रोड्रग्स हैं।